चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर से जो थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है। हम्म। कल्पना कीजिए एक बहुत ही घने जंगल की, हम्म। गुजरात का गिर नेशनल पार्क, हम्म। जहां शेरों की दहाड़ गूंजती है। इस खतरनाक और विशाल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है हम्म। और वहां रहता है सिर्फ एक अकेला इंसान। हाँ, एक अकेला वोटर। बिल्कुल। हम्म। अब देखिए, लोकतंत्र का जो एक सामान्य गणित होता है वो तो यही कहेगा कि एक अकेले व्यक्ति के लिए क्या ही इतनी मेहनत करनी है, राइट? सही बात है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना पूरा का पूरा तामझाम लेकर मीलों का सफर तय करके सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान के लिए एक पूरा पोलिंग बूथ बनाता है। और वो भी पूरी सुरक्षा और नियमों के साथ। हाँ, तो सवाल है कि क्यों? हम्म। क्योंकि क्योंकि 98 करोड़ मतदाताओं के इस विशाल तंत्र में वो एक वोट भी मायने रखता है। और आज की इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है ना, वो इसी तंत्र को समझना है। बिल्कुल। हम भारत की चुनाव प्रणाली और ये जो सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हमें आज ये समझना है कि आज़ादी के बाद से अब तक ये इतनी विशाल और अचूक व्यवस्था आखिर कैसे बन गई। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी हम चुनाव की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर होता है कि कौन जीता कौन हारा। राइट, बस सीटों का गणित। बिल्कुल। लेकिन वो मशीनरी, वो पूरा का पूरा तंत्र जो इस 98 करोड़ मतदाताओं वाले जिसे हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं, उसे जमीनी स्तर पर मुमकिन बनाता है, वो अपने आप में आधुनिक इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। एक चमत्कार ही है, सही कहा। और वर्तमान की इस इतनी विशाल चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए इसका जन्म कैसे हुआ, ये जानना सबसे अहम है। क्योंकि आज़ादी से पहले की स्थिति अगर हम देखें तो वो वाकई हैरान करने वाली थी। उस समय भारत में केवल 13% लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। सिर्फ 13%? सिर्फ 13। यानी सत्ता की जो चाबी थी वो मुट्ठी भर अमीरों, जमींदारों या कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास ही थी। बाकी जनता की कोई आवाज नहीं थी। और यहीं पर आज़ाद भारत के निर्माताओं ने इतिहास की धारा को पूरी तरह से मोड़ दिया। अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो 1949 में संविधान सभा के भीतर इस पर बहुत गहरी बहसें चल रही थीं। अच्छा। हाँ, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने उस समय एक बेहद ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने आम आदमी पर अटूट विश्वास जताते हुए वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। उन्होंने इसे दुनिया के इतिहास का सबसे साहसिक प्रयोग, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट कहा था। एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट? लेकिन अगर उस समय की जमीनी हकीकत देखें तो ये दाव बहुत ही खतरनाक लगता है। कैसे? देखिए, भारत में साक्षरता दर उस वक्त ना के बराबर थी। गरीबी एकदम चरम पर थी और देश विभाजन के दर से गुजर रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे में रातों रात हर किसी को, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, कोई भी हो, देश की सरकार चुनने का हक दे देना, ये ऐसा है जैसे किसी बिल्कुल नए स्टार्टअप ने अपने पहले ही दिन सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा दांव खेल दिया हो। जबकि जो पुरानी और स्थापित कंपनियां थीं, वो भी ऐसा करने से डर रही हो। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये जोखिम तो था, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। ये समानता का सबसे बड़ा दार्शनिक बयान था। मतलब? एक फिलॉसफिकल स्टेटमेंट। हाँ। संविधान निर्माता ये स्पष्ट करना चाहते थे कि लोकतंत्र में इंसान की कीमत उसकी दौलत या उसकी शिक्षा से तय नहीं होती। चाहे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हो या फिर खेतों में मजदूरी करने वाला कोई इंसान, जब वो पोलिंग बूथ के अंदर होंगे ना, तो दोनों के वोट का मूल्य बिल्कुल बराबर होगा। एक इंसान एक वोट। बिल्कुल, एक इंसान एक वोट। ये सदियों से चली आ रही उस ऊंच नीच की व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था। वाह। और ये बात इसलिए भी बहुत वजनदार हो जाती है क्योंकि जब हम दुनिया के तथाकथित विकसित देशों की ओर देखते हैं ना, तो उनका इतिहास काफी अलग दिखता है। बहुत अलग दिखता है। पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र तो अपना लिया था, लेकिन महिलाओं और अश्वेत लोगों को वोटिंग का अधिकार देने में उन्हें दशकों लग गए, सदियां लग गई। हाँ, और स्विट्जरलैंड का उदाहरण ले लीजिए। वही, स्विट्जरलैंड जैसे देश ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1971 में जाकर दिया। 1971? सोचिए। हाँ, जबकि भारत ने अपने पहले ही दिन से हर वयस्क महिला को यह अधिकार दे दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस प्रयोग का दायरा समय के साथ और भी बढ़ता गया। 1988 में भारत की चुनाव प्रणाली में एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। हाँ, वो उम्र घटाने वाला फैसला। हाँ,
मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अरे वाह। इस एक फैसले से रातों रात करोड़ों युवाओं के हाथ में ये ताकत आ गई कि वो तय कर सकें कि उनके भविष्य की नीतियां आखिर कौन बनाएगा। लेकिन देखिए, कागज पर अधिकार देना एक बात है। हम अक्सर देखते हैं कि नियम तो बन जाते हैं, लेकिन क्या हर इंसान सच में अपना वोट डाल पा रहा है? यहीं से ये पूरी कहानी एक विशाल लॉजिस्टिक चुनौती में बदल जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब 980 मिलियन यानी 98 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचना कोई मजाक तो है नहीं। बिल्कुल मजाक नहीं है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए ही कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, यानी लीविंग नो वोटर बिहाइंड का सिद्धांत अपनाया गया। ये सिर्फ कोई कैच फ्रेज या आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि उस चुनाव मशीनरी का मुख्य आधार है जो भारत बांग्लादेश सीमा की नदियों से लेकर हिमालय के बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचती है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। जैसे मैंने शुरुआत में वो गिर के जंगल वाले अकेले मतदाता का जिक्र किया। हाँ, वो शेर वाले जंगल की बात। हाँ। या फिर हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि चुनाव अधिकारी 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर, पहाड़ों पर चढ़कर सिर्फ 4-5 लोगों से वोट डलवाने जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि इतने दूर दराज के इलाकों में महज कुछ वोटों के लिए इतना भारी इंतजाम करना, हेलीकॉप्टर भेजना, अधिकारियों की पूरी टीम लगाना, क्या ये संसाधनों और टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी नहीं है? मतलब 1 या 2 वोट से आखिर सरकार बनाने या बिगाड़ने पर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की तरह देखेंगे ना, तो हाँ, ये घाटे का सौदा लगेगा। लेकिन लोकतंत्र कोई कंपनी तो है नहीं। लोकतंत्र में एक भी मतदाता का पीछे छूटना पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाती है। ये प्रयास पैसों की गणित का है ही नहीं, ये जवाबदेही का है। अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। अगर सरकार एक अकेले व्यक्ति के लिए घने जंगल या बर्फीले पहाड़ पर जा सकती है, तो वो मतदाता ये महसूस करता है कि इस देश में उसकी आवाज का भी महत्व है। ये बात तो है। ये उस नागरिक और देश के बीच के भरोसे को मजबूत करता है, और ये जो ट्रस्ट है ना, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। भरोसे की बात उठी है तो मुझे इतिहास के पन्नों से एक नाम याद आ रहा है, श्याम सरण नेगी। ओह, श्याम सरण नेगी जी। हाँ, हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल टीचर। जब 1951 में आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, तो वो वोट डालने वाले देश के सबसे पहले नागरिक बने थे। हाँ, और उनकी कहानी सच में एक पूरे युग का दस्तावेज है। 1951 से लेकर 2017 तक उन्होंने एक भी चुनाव ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने वोट ना डाला हो। बाप रे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 2017 में जब उनकी आयु 100 वर्ष थी। 100 वर्ष की आयु में एक बुजुर्ग इंसान हिमाचल की जमा देने वाली ठंड में अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंच रहा है। कमाल का जज्बा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी उनके लिए, ये उस पीढ़ी का जज्बा था जिसने वो दौर देखा था जब उनके पास खुद पर शासन करने का कोई अधिकार ही नहीं था। हाँ, उन्होंने तो गुलामी देखी थी ना। और इसी जज्बे को आज भी जिंदा रखने के लिए प्रणाली को भी खुद को बदलना पड़ा है। बिल्कुल बदलना पड़ा है। अगर हम 2024 के आम चुनावों को देखें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। हाँ, जैसे कि होम वोटिंग। एग्जैक्टली। पहली बार पूरे देश में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट की सुविधा बड़े पैमाने पर शुरू की गई। जो लोग बूथ तक नहीं आ सकते थे, बूथ खुद उनके घर तक पहुंचा। साथ ही ब्रेल लिपि वाले वोटर कार्ड दिए गए और ऐप आधारित व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी दी गईं ताकि शारीरिक बाधाएं किसी को भी इस प्रक्रिया से बाहर न कर दें। ये सब उस बुनियाद को मजबूत करने के तरीके हैं ताकि सार्वभौमिक मताधिकार का जो अर्थ है ना, वो सच में सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बना रहे। चलिए अब इस महाआयोजन को थोड़ा ऊपर से देखते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू से। ठीक है। 98 करोड़ मतदाता, करोड़ों अधिकारी, इतनी सारी ईवीएम मशीनें, इस पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा को कोई तो चला रहा होगा। हाँ, कोई तो मैनेजर होगा। तो ये कंट्रोल किसके हाथ में है? इस पूरी व्यवस्था का नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के हाथों में है। ECI जो 1950 में बना था। हाँ, 1950 में स्थापित ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका ढांचा अगर आप देखें तो एक पिरामिड की तरह काम करता है। अच्छा, कैसे?
राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ 2 अन्य कमिश्नर होते हैं। फिर उसके नीचे हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और फिर उसके भी नीचे जिले के स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि अमूमन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर होते हैं, राइट? बिल्कुल सही। और ये जो चेन ऑफ कमांड है, ये सुनिश्चित करती है कि दिल्ली के मुख्यालय से निकला कोई भी नियम सीधे गांव के आखिरी बूथ तक उसी मजबूती से लागू हो सके। यहाँ एक भ्रम अक्सर देखा जाता है लोगों में। कैसा भ्रम? बहुत से लोगों को लगता है कि भारत के सारे चुनाव यही आयोग कराता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लेकिन असल में ईसीआई लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। सही कहा। जो हमारे गांव के पंचायत चुनाव हैं या शहरों में नगर निगमों के चुनाव हैं, वो तो राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें तो पूरे भारत में लगभग 31 लाख यानी 3.1 मिलियन चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 13 लाख तो महिलाएं हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही विशाल तंत्र है। तो मतलब दोनों संस्थाएं अलग-अलग काम करती हैं। हाँ, दोनों संस्थाएं अलग हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों की बात आती है ना, तो ईसीआई के पास बहुत असीमित अधिकार आ जाते हैं। चुनाव की तारीखें तय करने से लेकर राजनीतिक दलों के पंजीकरण तक सब कुछ उनके नियंत्रण में होता है। और यहीं पर मेरे मन में एक सबसे बड़ा संशय पैदा होता है। बताइए। मान लीजिए कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो फिलहाल सरकार में है। अब उनके पास तो सरकार की पूरी ताकत है, खजाना है, पुलिस है, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी है। बिल्कुल है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ये कैसे सुनिश्चित करता है कि विपक्ष भी बराबरी से लड़ सके? ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड या समान अवसर का सिद्धांत है, ये जमीन पर आखिर काम कैसे करता है? इसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार ईसीआई के पास है ना, वो है आदर्श आचार संहिता, जिसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी कहते हैं। अच्छा। देखिए, जिस मिनट चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसी क्षण से, मतलब उसी सेकंड से ये संहिता लागू हो जाती है। और जो सरकार सत्ता में होती है, वो एक तरह से केयरटेकर यानी सिर्फ कार्यवाहक सरकार में बदल जाती है। लेकिन क्या इसका सच में कोई असर होता है, या ये सिर्फ एक दिखावा है? आखिरकार मंत्री तो मंत्री रहते हैं ना? नहीं, इसका जमीनी असर बहुत कड़ा होता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ताधारी पार्टी कोई भी नई योजना, नया प्रोजेक्ट या ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जिससे वोटरों को सीधा लाभ पहुंचे या वो लुभाए जा सके। मतलब कोई नई घोषणा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और तो और वे सरकारी पैसों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के विज्ञापनों के लिए भी नहीं कर सकते। अच्छा। यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियों और सरकारी विमानों के इस्तेमाल पर भी कड़ी पाबंदी लग जाती है चुनाव प्रचार के लिए। तो ये सत्ता के फायदे को खत्म करने के लिए? हाँ, ये नियम सत्ता की उस स्वाभाविक बढ़त को बेअसर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि चुनाव सिर्फ सत्ता के संसाधनों या पैसों के दम पर नहीं, बल्कि जनता के बीच किए गए काम और विचारों पर लड़ा जाए। ये तो हुई पर्दे के पीछे की तैयारी और नियम कानून। अब उस दिन की बात करते हैं जो लोकतंत्र के लिए सबसे अहम है, मतदान का दिन। हाँ, मतदान का दिन। जब हम मतदान की बात करते हैं तो 2 तरह की प्रणालियों का जिक्र आता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव। ये दोनों आखिर काम कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव को समझते हैं, जो हम लोकसभा के सांसदों और राज्य विधानसभा के विधायकों के लिए देखते हैं, जिसमें हम खुद जाकर वोट डालते हैं। बिल्कुल। भारत ने इसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है जो सबसे आगे वही जीता। मान लीजिए एक क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं। ठीक है। और किसी एक को 100 में से 30 वोट मिले, लेकिन बाकी सबको 30 से कम मिले, तो वो 30 वोट वाला ही विजयी घोषित होगा, भले ही 70 लोगों ने उसे वोट नहीं दिया हो। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इसे देखें तो पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। बिल्कुल सही। अब ये तो हो गया प्रत्यक्ष तरीका,
जहां हम ईवीएम का बटन दबाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मामले में हम आम जनता तो वोट डालने नहीं जाते। हाँ, आम जनता नहीं जाती। तो फिर वो चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और इसमें एक बहुत ही जटिल लेकिन दिलचस्प प्रणाली का इस्तेमाल होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? हाँ, इस प्रणाली में आम जनता के बजाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी सभी राज्यों के विधायक और संसद के दोनों सदनों के सांसद वो वोट करते हैं। अच्छा, तो हमारे प्रतिनिधि हमारी तरफ से वोट करते हैं? बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ एक बटन नहीं दबाना होता। मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रखते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। रुकिए, ये ट्रांसफरेबल या हस्तांतरणीय वोट का क्या मतलब हुआ? कैमरा वोट किसी और को भी जा सकता है? इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने अपनी पहली पसंद वाले उम्मीदवार को वोट दिया, ठीक है, लेकिन वो उम्मीदवार गिनती में सबसे पीछे रह गया और रेस से बाहर हो गया, तो आपका वोट बेकार नहीं जाएगा, वो आपकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट सिस्टम है ना? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे उसे पूरे देश का, मतलब केंद्र और राज्यों का, एक व्यापक समर्थन हासिल हो। ये सच में एक बहुत ही बारीक और सोची समझी व्यवस्था है। लेकिन चलिए आम आदमी के स्तर पर वापस आते हैं। पोलिंग बूथ के अंदर? हाँ, एक नागरिक बूथ के दरवाजे पर पहुंचता है। अब अंदर आखिर होता क्या है? देखिए, बूथ के अंदर की प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 4 मुख्य कदमों में बांटा गया है। ओके। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, पहला मतदान अधिकारी यानी पोलिंग ऑफिसर वोटर लिस्ट में आपका नाम और आपका पहचान पत्र चेक करता है। हाँ, ये पहला फिल्टर है। हाँ। फिर आप दूसरे अधिकारी के पास जाते हैं। ओह, वो दूसरा अधिकारी ही आपकी उंगली पर वो मशहूर अमिट स्याही लगाता है ना? बिल्कुल, वो नीली स्याही। और एक पर्ची देता है और रजिस्टर पर आपके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेता है। ये स्याही इस बात की गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट डालने की कोशिश न करे। सही कहा। फिर तीसरा अधिकारी उस पर्ची को लेता है, आपकी उंगली की स्याही को आखिरी बार चेक करता है और तब आपको चौथे और सबसे अहम कदम के लिए आगे बढ़ाता है। वोटिंग कंपार्टमेंट। हाँ, वोटिंग कंपार्टमेंट। ये वो जगह है जहां आप और आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित होती है। और यहीं पर रखा होता है लोकतंत्र का वो आधुनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। आप अपने मनपसंद उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के आगे वाला नीला बटन दबाते हैं। एक लंबी बीप की आवाज आती है। बीप? हाँ, जो इस बात का संकेत है कि आपका वोट दर्ज हो गया है। और अगर उस लिस्ट में कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो आपके पास नोटा यानी नन ऑफ द अबव का विकल्प भी होता है। बिल्कुल। और देखिए, ईवीएम ने भारत के चुनाव में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। कैसे? इसने कागज के लाखों बैलेट पेपर की बर्बादी को रोका, बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगाई, क्योंकि मशीन एक बार में एक ही वोट लेती है, और गिनती को इतना तेज कर दिया कि करोड़ों वोटों के नतीजे महज कुछ घंटों में आ जाते हैं। लेकिन जब कागज से मशीन की तरफ ये बदलाव हुआ ना, तो इंसान के मनोविज्ञान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। भरोसे का संकट। बिल्कुल, भरोसे का संकट। जब हम एक कागज को बक्से में डालते थे तो अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन एक मशीन का बटन दबाने पर ये कैसे यकीन हो कि वोट उसी को गया है जिसे हम देना चाहते थे? और इसी भरोसे के संकट को खत्म करने के लिए ईवीएम के साथ एक और मशीन जोड़ी गई, वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो बगल में रखी वीवीपैट मशीन में एक पर्ची छपती है। वो पर्ची 7 सेकंड तक एक शीशे के पीछे आपको दिखती है। उस पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे आपने वोट दिया है। बिल्कुल। और 7 सेकंड बाद वो पर्ची कटकर एक बंद बक्से में गिर जाती है। उस 7 सेकंड का समय भी बहुत ही सोच समझ कर तय किया गया है, राइट? हाँ, ये इतना पर्याप्त है कि एक आम मतदाता उसे पढ़कर आश्वस्त हो सके कि हाँ, मेरा वोट सही गया है, और इतना तेज भी है कि लाइन में लगे अगले व्यक्ति को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। ये वीवीपैट उस डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच का एक मनोवैज्ञानिक पुल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। मशीन से पैसे तो आ गए, लेकिन जब तक हाथ में रसीद नहीं आ जाती ना कि हाँ, खाते से उतने ही पैसे कटे हैं, तब तक मन को तसल्ली नहीं मिलती। सही बात है। वीवीपैट लोकतंत्र की वही तसल्ली है, वही रसीद है।
और भारत की इस पूरी तकनीक और इस चुनाव प्रबंधन का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। भूटान और नामीबिया जैसे कई देशों ने भारत की मदद से ईवीएम तकनीक को अपने यहाँ अपनाया है। क्या बात है। भारत का चुनाव आयोग उनके अधिकारियों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग भी देता है। यह इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी आबादी को संभालने वाला हमारा ये सिस्टम अब एक वैश्विक मिसाल बन चुका है। 13% से शुरू होकर 98 करोड़ तक का ये सफर, हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक ईवीएम पहुंचाना और वीवीपैट से ये पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये सब वाकई बहुत शानदार है। बिल्कुल। लेकिन इतनी तारीफ के बाद ये सवाल पूछना भी तो जरूरी है कि क्या ये पूरी व्यवस्था एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई खामी नहीं है? देखिए, खामियां बिल्कुल हैं और एक जिम्मेदार लोकतंत्र हमेशा अपनी कमियों को स्वीकार करता है। आज के दौर में भारतीय चुनाव प्रणाली के सामने कुछ बहुत गहरी चुनौतियां खड़ी हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी चुनौती है चुनावों में पैसे का बढ़ता हुआ बेतहाशा प्रभाव। एक चुनाव लड़ने के लिए जिस स्तर के फंडिंग की जिस पैसे की जरूरत पड़ने लगी है, वो एक आम ईमानदार नागरिक को इस प्रक्रिया से ही दूर कर रहा है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड